नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर प्रथम में ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत ब्रिटेन के संविधान के अभिसमय टॉपिक का अध्ययन करेंगे। अभिसमय या वैधानिक परंपरा किसी भी देश के संविधान में एक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। इस कारण जो अधिकांश भाग है उसका वो अलिखित होने के कारण ब्रिटेन में जो संविधान के अभिसमय या जो परंपराएं हैं उनका किसी अन्य देश की तुलना में अधिक महत्व है। अभिसमय ब्रिटेन के संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ब्रिटेन संविधान को बहुत अधिक सीमा तक हम अभिसमय पे आधारित संविधान कहा जा सकता है। अभिसमय या जो ये वैधानिक परंपराएं हैं वे रीति रिवाज, प्रथाएं या समझौता हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम होने के पर भी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। यानी जो अभिसमय हैं वो रीति रिवाज है, एक तरह के समझौते या प्रथाएं हैं जिनको किसी भी प्रकार की कानूनी मान्यताएं प्राप्त न होने के बाद भी उनके द्वारा सार्वजनिक जो जीवन है या जो सार्वजनिक सत्ता के द्वारा उनके संबंधों को और उनकी गतिविधियों को नियमित किया जाता है। तो अभिसमय एक नैतिकता का उनको समर्थन प्राप्त है। कानून की तरह कानूनी दृष्टि से वो कानून का समर्थन या कानूनी संस्था के द्वारा उनका निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि वो एक धीरे धीरे व्यवहार में आके एक विकास का परिणाम है। इन अभिसमयों को मिलने संविधान के अलिखित नियम का है। डायसी ने इसको संवैधानिक अभिसमय और एनसन ने इसको संवैधानिक परंपराओं की संज्ञा दी है। अब है अभिसमय के लक्षण, यानी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उनके लक्षण हैं। तो पहला है कि अभिसमय का स्रोत कानून निर्मात्री शक्ति न होकर प्रथाएं हैं। यानी अभिसमयों का निर्माण किसी कानून निर्माण संस्था जैसे संसद या अन्य किसी संस्था के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि ये प्रथाएं हैं। जो अभिसमय है वो धीरे धीरे अपनी उपयोगिता के कारण प्रशासनिक में स्थायित्व प्राप्त की। यानी ऐसी प्रथाएं हैं ये जो अपनी उपयोगिता के कारण धीरे धीरे प्रचलन में आ गई। तो इनको किसी भी प्रकार की कानून निर्माण दी सकती है उनके द्वारा निर्मित नहीं किया गया। दूसरा अभिसमय का लक्षण है कि अभिसमयों का जो पालन है वो कानूनी या न्यायिक मान्यता के कारण नहीं किया जाता, क्योंकि अभिसमय या जो वैधानिक परंपराएं हैं उनको किसी भी प्रकार का कानूनी या न्यायिक मान्यता नहीं होती है, बल्कि जो उनका पालन होता है वो लोकमत, पारस्परिक सहमति और उपयोगिता के कारण उन जो प्रथाएं हैं या जो अभिसमय उनका पालन किया जाता है। तो इनके पीछे कानूनी शक्ति नहीं होती है। तीसरा है अभिसमय का लक्षण कि अभिसमय कानून न होने के बाद भी जो अभिसमय का पालन है वो एक कानून के समान होता है। यानी अभिसमय स्वयं कानून नहीं है, लेकिन उनका जो पालन किया जाता है साधारण जनता के द्वारा वो एक कानून के समान ही होता है। अब कानून और अभिसमय में भेद या अंतर। तो पहला अंतर है रूप के आधार पे। तो कानून लिखित होते हैं, जबकि जो अभिसमय है वो अलिखित होते हैं। कानून लिखित होने के कारण सर्वविदित होते हैं, यानी सभी लोगों को कानून का ज्ञान होता है क्योंकि वो लिखित हैं, जबकि अभिसमय के संदर्भ में जागरूकता की आवश्यकता रहती है क्योंकि वो अलिखित होते हैं। दूसरा है निर्माण के आधार पर। जो कानून का निर्माण है वो कानून निर्मात्री सत्ता के द्वारा किया जाता है, जबकि जो अभिसमय का निर्माण होता है वो व्यवहार का परिणाम होता है। यानी एक विशेष प्रकार का व्यवहार जो समय के साथ उपयोगी होता है तो कालांतर में वो अभिसमय का रूप धारण कर लेता है। तो अभिसमय का निर्माण किसी संस्था के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि वो उपयोगिता के आधार पर व्यवहार हैं वो अभिसमय का रूप धारण कर लेते हैं। अगला विशेषता है निश्चितता के आधार पर। कानूनों में निश्चितता का भाव होता है, जबकि जो अभिसमय है वो अनिश्चित व अस्पष्ट होते हैं। कानून एक विशेष समय में लागू किया जाता है, जबकि अभिसमय के लागू किए जाने के संदर्भ में कोई विशेष समय नहीं होता है। धीरे धीरे प्रचलन में आकर ये कब अभिसमय का रूप धारण कर लेते हैं ये पता ही नहीं चलता है। इस कारण अभिसमय
अनिश्चित व अस्पष्ट होते हैं, जबकि कानून का जो रूप है वो निश्चित होता है और स्पष्ट होता है। अगला जो अंतर है स्वीकृति के आधार पे, कानून के पीछे राज्य की संप्रभु शक्ति व न्यायिक शक्ति का संरक्षण होता है, जबकि अभिसमय के पीछे नैतिक शक्ति होती है। अगर व्यक्ति के द्वारा कानून का पालन नहीं किया जाता है तो उसे राज्य के द्वारा दंडित किया जा सकता है, तो दंड के भय के कारण भी कानून का पालन करना पड़ता है। जबकि जो अभिसमय होते हैं, अगर व्यक्ति के द्वारा उनका उल्लंघन किया जाता है तो उनको किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो स्वयं कानून नहीं है। तो इस तरह अभिसमय के पीछे नैतिक शक्ति होती है, वे नैतिक नियमों की तरह हैं जिनके उल्लंघन पे किसी भी प्रकार का दंड है वो नहीं दिया जा सकता। अगला है कि ब्रिटेन में अभिसमयों का वर्गीकरण। ब्रिटेन में जो अभिसमय है वो अलग अलग है। पहला है राजपद से संबंधित अभिसमय। इसमें जैसे सम्राट मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करता है। ये ब्रिटेन में अभिसमय है कि जो सम्राट अपना जो भी कार्य करेगा वो मंत्रियों के परामर्श के आधार पर कार्य करता है। दूसरा है कि ये अभिसमय है कि सम्राट लोक सदन में जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ये कोई कानून नहीं है, लेकिन अभिसमय है कि जिस दल को लोक सदन में बहुमत प्राप्त होगा उसके नेता को वो प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करेगा। तीसरा है कि सम्राट है वो अभिसमय के कारण ही मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं करता है। यह अभिसमय है कि वह मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं करेगा। चौथा है कि साधारणतः कानून के अनुसार राजा कभी भी लोक सदन को भंग कर सकता है, लेकिन ये अभिसमय है कि वह लोक सदन को भंग करने से पहले प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर कार्य करेगा। यानी प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर ही वह लोक सदन के भंग के संदर्भ में निर्णय ले सकता है। अगले हैं मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय। ब्रिटेन में यह अभिसमय है कि मंत्रियों को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, यानी संसद का सदस्य होना कि मंत्रियों को आवश्यक रहता है। दूसरा है कि यह अभिसमय है ब्रिटेन में कि अगर संसद में किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर कैबिनेट हार जाती है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ता है, या प्रधानमंत्री सम्राट को परामर्श देकर लोक सदन को विघटित करा सकता है। लेकिन कम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पे अगर मान लो संसद में मंत्रिमंडल या कैबिनेट है वो हार जाती है तो उसको उस समय त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। ये अभिसमय का ही परिणाम है कि कम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर उसको त्यागपत्र नहीं देना पड़ता, जबकि महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पराजित होने पर उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। यह अभिसमय है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोक सदन के प्रति उत्तरदायी हो गए। अगर किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया सदन ने तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यह अभिसमय का ही परिणाम है। ये ब्रिटेन में यह भी अभिसमय है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनको वह अपने दल से ही लेता है। वह मंत्रिमंडल के सदस्यों को चुनने में प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। अगला है विधायी प्रक्रिया और संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंधों के विषय में अभिसमय। तो ब्रिटेन में संसद के 2 सदन होंगे, ये कानून के द्वारा निर्धारित नहीं है, बल्कि अभिसमय ये है कि ब्रिटेन में 2 सदन होंगे संसद के, एक लोक सदन दूसरा राज्यसभा। ब्रिटेन में यह अभिसमय है कि सम्राट वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन बुलाएगा और संसद के प्रथम अधिवेशन व द्वितीय अधिवेशन के मध्य 1 वर्ष का अधिक समय नहीं होना चाहिए, यानी 1 वर्ष के समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये अभिसमय है, कानून के अनुसार ऐसा नहीं कहा गया है। ब्रिटेन में यह अभिसमय है कि प्रत्येक विधेयक पर 3 वाचन होने के बाद ही उसमें सदन पर उसमें मतदान के लिए रखा जा सकता है। लोक सदन का जो स्पीकर होता है या अध्यक्ष होता है उसके संदर्भ में ब्रिटेन में यह अभिसमय है कि लोक सदन का जो अध्यक्ष है या जो स्पीकर है उसका निर्वाचन सभी राजनीतिक दलों के द्वारा निर्विरोध किया जाता है और वह जब तक सदन का सदस्य रहता है तब तक वह उस पद पर रह सकता है। जो स्पीकर चुना जाता है या अध्यक्ष चुना जाता है उसको स्पीकर चुने जाने के बाद अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र देना पड़ता है, वह राजनीतिक दल से अपने संबंध विच्छेद कर देता है। तो यह अभिसमय है
कि वह अपने राजनीतिक दल से अपने आप को अलग कर लेता है। ब्रिटेन में ये भी अभिसमय है कि पहले सरकारी पक्ष के जो भाषण होगा उसके बाद विरोधी जो विपक्ष है उसका भाषण होता है, तो ये अभिसमय का परिणाम है। तो ब्रिटेन में ये अलग अलग राजपद, मंत्रिमंडल और संसद के दोनों सदनों के संदर्भ में अभिसमय अलग अलग अभिसमय है। धन्यवाद।